आज के शो में 27वीं आईनी तरमीम एनएफसी अवार्ड से मुतालिक तजावीज़ 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला। मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा जरूरी, बैरूनी सरमायाकारी का इनखिला। 400 अरब डॉलर की मईशत गैर दस्तावेजी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम आखिर ज़रूरत इसकी क्यों महसूस हुई? वफाकी हुकूमत या हुकूमत ने जिस तरह कल कहा कि ये पैराशूट नहीं है बल्कि हुकूमत की अपनी तरमीम है, इसको लाने की वजह इस वक्त क्या है? क्या ये मुनासिब वक्त है? लेकिन साथ में कुछ डिटेल में और टेक्निकली इसको ख़ास तौर पे जो 18वीं आईनी तरमीम की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। एनएफसी के हवाले से जो जिन खदशात का इजहार यहाँ पर जो एनएफसी के लिए वोकल हैं उनकी तरफ से किया गया है कि क्या एनएफसी रोल बैक हो सकता है आफ्टर द 27th अमेंडमेंट, इस अहम तरीन सवाल को उठाएंगे। साथ में आपके सामने ये भी रखेंगे सवाल कि जो 57.5% डिविजिबल पूल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, अगर उस प्रोटेक्शन का खात्मा होता है तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट सर्विस डिलीवरी पर यानी सूबाई सतह के ऊपर जो हुकूमत के अपैरेटस हैं या हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर है सूबाई, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? बड़ा अहम तरीन सवाल ये भी कि जो जिन ख़ास तौर पे जिन महकमों का जिसमें पॉपुलेशन का या साथ में तालीम का या जिन महकमों की बात की गई है कि वफाक को वापस किए जाएंगे, इस हवाले से भी क्योंकि सूबाई सतह पर जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो महकमा तालीम के हवाले से बहुत से खदशात हैं और इसी तरह महकमा पॉपुलेशन के हवाले से बहुत से खदशात हैं। तो क्या इन खदशात को एड्रेस करने के लिए 27th अमेंडमेंट विल बी द राइट टेक्निक टू डील विद दिस? ये बड़ा अहम सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। साथ में आज हमने सुना कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह कहा कि तकरीबन 24 ऐसे इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी प्लान कर ली गई है, निजकारी होगी। ये क्या टाइमलाइंस हैं? इनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से क्या लाएमल है हुकूमत का? किस तरह ये वफाकी हुकूमत जो है इसकी इस टाइमलाइन को पूरा करेगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार तारीख अनाउंस हुई हैं लेकिन उन तारीख पर अमल दरामद नहीं हो सका है, तो उसकी प्राइवेटाइजेशन में तमाम हर्डल्स मूव होंगे नहीं होंगे। और फिर क्योंकि आज प्रोग्राम में जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके सरबरा या मिनिस्टर ऑफ जो हमारे साथ हैं सरमायाकारी के कैसर शेख साहब, तो इसमें यह भी पूछेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC और वजारत खजाना क्या ये तमाम एक पेज पर हैं ऑन प्राइवेटाइजेशन इशू स्पेशली? साथ में रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से हुकूमती कोशिशें नाकाम हुई जो और वही तरीके जो पुराने हमने सुना है कि तकरीबन 200 अरब के नए टैक्सेस टू मीट द टैक्स शॉर्टफॉल जनवरी में आ सकते हैं या दिसंबर में आ सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आ सकते हैं, जिसको एक मिड टर्म या एक छोटा शॉर्ट टर्म बजट भी कहा जा सकता है। तो ये 200 बिलियन रुपीस के एडिशनल टैक्स मेजर्स क्या पाकिस्तान में महंगाई की सतह को और बढ़ा देंगे और गुर्बत को मजीद ज्यादा हिट करेंगे? ये अहम तरीन सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। साथ में जो जिन इस्लाहात का या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का फाइनेंस मिनिस्टर ने तस्करा किया है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो क्या है और क्यों उन पर अमल दरामद होना चाहिए? और ये भी साथ में जो एक स्टेटमेंट आई कि तकरीबन 400 अरब डॉलर की मईशत ऐसी है जो कि गैर दस्तावेजी है, यानी जिसका कोई अकाउंट फॉर नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो उसका खात्मा जो है उसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है या उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? ये सारे अहम सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। खास तौर पे जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके इर्द गिर्द और इसके मुतालिक जो अब तक नुकात सामने आए हैं उनकी रोशनी में उसकी मईशत पे असरात क्या हो सकते हैं, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अहम तरीन गेस्ट होंगे, साथ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में जिस हमने कहा कि अहम तरीन हक़ाइक़ खास तौर पे 27वीं आईनी तरमीम इसके इर्द गिर्द होने वाली बहस, हम अहमद बिलाल महमूद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिलडाट के सरबराह अहमद साहब, बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। ये बताएंगे पहले तो ज़रूरत क्या है इस 27वीं आईनी तरमीम की, क्या वजह है इसके ओरिजिन की, क्यों इस पर इसकी ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी जी, जो जरूरत उसकी थी वही जरूरत 27वीं की है। अच्छा, इसके जरिए से हुकूमत या एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात में इजाफा चाहती है।
अगर आप इन 7 नकात को देख लें तो सातों के अंदर जो मुश्तरका नुक्ता नजर आता है वो ये है कि एग्जेक्टिव को अपनी पावर्स में इजाफा दरकार है। वो ये अलग बहस है कि वो किस हद तक जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड, कहीं जस्टिफाइड हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती, लेकिन वो मकसद यही है। 26वीं आईनी तरमीम में कुछ चीजें वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उस वक्त उनके पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को मिला के 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। वो मोहताज थे JUI के वोटों के और JUI ने कई चीजों से इत्तफाक नहीं किया था। तो अब जबकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ गई है तो इन्होंने मुनासिब समझा कि वो चीजें जो वो नहीं कर पाए थे वो अब कर लें। तो ये इसकी यानी बैकग्राउंड तो ये है, यानी एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसकी तकमील अब होनी है 27 अमेंडमेंट के साथ। जी हाँ, मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो आईनी तरमीम है जिसकी तजवीज़ पंजाब असम्बली ने भी पेश की है, हमने भी पेश की है और MKM ने भी पेश की है, अगर वो भी इसमें शामिल हो जाती तो किसी हद तक हम कह सकते थे कि ये अवामी भलाई के लिए भी कुछ इसके अंदर शामिल है। अच्छा, लेकिन वो तो इसमें है नहीं। ये तो हुकूमत के, लेकिन खास तौर पे इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है अहमद साहब, जैसे जो डिविजिबल पूल की बात है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है प्रोविंशियल शेयर की, अगर वो वापस ले ली जाती है तो ये आपको लगता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन सर्विस डिलीवरी जो सूबों की हुकूमतें हैं उनके ऊपर, या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि बहुत से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें हद से ज़्यादा ताकतवर हो गई और फंड्स दरअसल आवाम तक नहीं पहुंचे? क्या आपको लगता है इसका नेगेटिव होगा असर या पॉजिटिव होगा? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि ये फंड सूबों के पास जनरली सरप्लस होते हैं जी, और मरकज के पास फंड्स इतने कम होते हैं कि उन्हें हर दफा कर्ज लेना पड़ता है अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, जैसे अपने कर्जे वापस करने के लिए, उनके ऊपर सूद वापस करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है जी। और अब जो नई चीज हुई है वो ये है कि हमें अपने दिफा के ऊपर शायद ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के साथ लेटली जो झड़प हुई है और आइंदा भी उसके इम्कानात नजर आ रहे हैं कि शायद ये कोई और झड़प हो या जंग हो, और अफगानिस्तान के साथ भी महाज गर्म है, वहां पे भी हमें अपनी फौज को लगाना है, तो लाजमन इसका नतीजा ये है कि हमारे दिफाई अखराजात बढ़ जाएंगे, तो मरकज को ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो उसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि वो जो पैसे हैं जो सूबों को अब कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, जिस आईनी तरमीम के जरिए उस तरमीम को वो खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर ये मामला जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके हाथ में आ जाए कि वो चाहे तो बढ़ा दे चाहे तो कम कर ले। आईनी तरमीम ने उस नेशनल फाइनेंस कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, तो वो चाहते हैं कि वो इख्तियारात वापस नेशनल फाइनेंस कमीशन को आ जाए। ठीक है। अच्छा, साथ में ये कि कुछ महकमे ऐसे जैसे आपका तालीम या पॉपुलेशन का जिसको वापस आफाक को देने की बात है, ये क्योंकि पहले भी ओवरलैपिंग और इसकी वजह से फंड्स का ज़िया की भी थी कि बहुत से महकमे ऐसे हैं जो कि डुअल कैपेसिटी में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है इम्पैक्ट, या आप समझते हैं ये भी एक मजीद ताकत हासिल करने की कोशिश है? इन दोनों महकमों का सिर्फ उतना ही हिस्सा मरकज के पास जाना चाहिए जिसका ताल्लुक कोऑर्डिनेशन से हो, यानी जो बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन करके या बैनुल अक़वामी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है कौमी सतह पे, बस उतना पार्ट उसका जाना चाहिए। बाकी पूरा जो दो वजारतें हैं वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों को चलाना, स्कूलों की इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारे काम सूबे बेहतर कर सकते हैं, सूबों के पास ही रहना चाहिए। लेकिन जहाँ कोऑर्डिनेशन और यूनिफॉर्मिटी का पार्ट है बस सिर्फ वही डिवॉल्व होना चाहिए। और ये भी अहमद साहब क्योंकि अभी जो ये जो मौजूदा सूरत हाल है खासतौर पर दिफाई लिहाज से जो हमारी ज़रूरियात हैं वो सही है, लेकिन दिफाई लिहाज से बड़ी ज़रूरत हमारी हम आहंगी की भी है, बैनुल सूबाई और वफाक और सूबों के माबैन मज़ीद बेहतर ताल्लुकात की भी है, और ख़ास तौर पर सियासी हम आहंगी की भी है। ये जो इस वक्त बहस छिड़ी है, क्या ये मुल्क में एक रिफ्ट तो नहीं क्रिएट करेगी और केओस और अनसर्टेनिटी की प्रिवेल जिसका शायद दुश्मन भी फ़ायदा उठाए, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे? उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये तरमीम करते वक्त आप तमाम लोगों के साथ मशवरा करें, उनको कन्विंस करें
जो सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। जी। मसलन आप देखें ना, सेनेट में तो सूबों की बराबर की नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में भी है, और वो सियासी पार्टियां भी हैं जो सूबों की नुमाइंदगी करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जल्दी में बस ये स्टीम रोल कर दें और पास हो जाए एक मैकेनिकल तरीके नहीं, से। अभी तक आपने पार्लिमानी कार्रवाई देखी है, आपने एक कॉलम भी लिखा था पार्लिमानी जो कार्रवाई थी 1 साल के, आपके नजदीक किस तरह से यहाँ पे रूल्स पास, जो लॉज बने हैं, जो लेजिस्लेशन का बिजनेस हुआ है, कैसे हुआ है अभी तक, जो हिस्टोरिकल जो अभी हमने देखा है अभी तक 26वीं आईनी तरमीम इंक्लूडिंग जो लिटिगेशन प्रोसेस हुआ? हाँ, देखिए 26वीं आईनी तरमीम को एक केस स्टडी के तौर पे ले लें जी, तो वो तो बहुत बुरे तरीके से हुई। उसके अंदर ना उसकी पहले टेक्स्ट लोगों को पता था, वोट देने वालों के पास भी वो तरमीम का टेक्स्ट मौजूद नहीं था। बहरहाल उनको लाया गया और फिर वो इतनी जल्दी में कि रात को चल रहा है असेंबली का सेशन, रात को 12-1 बजे खत्म हुआ और अगले रोज शुरू हो गया है सेनेट का। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। इससे गलत फहमियां पैदा होती हैं जिसका आपने इशारा किया है। इसको आराम से करें, गुफ्तगू करने दें, कौमी असम्बली में भी बहस होने दें। क्या होगा, 3-4 दिन लग जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3-4 दिन सेनेट में दें, 3-4 दिन असेंबली में दें। 26वीं आईनी तरमीम और अब 27वीं आईनी तरमीम, इसमें अदालती मामला जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उनमें जो एक मामला जजेस के तबादले का, फिर उसके साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के क़याम का, तो एज एन इंस्टीट्यूशन जुडिशरी पर इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं? देखिए, जो अलग से आईनी अदालत बनेगी उसमें तो कोई इतना बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो फर्क पड़ना था वो जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए पड़ चुका है। प्रैक्टिकली वो एक अलग अदालत ही है, लेकिन उसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये अदालत है भी और नहीं भी। तो बेहतर यह है कि उसको एक अलग अदालत बना दिया जाए। दुनिया में इस तरह के बहुत से मॉडल हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कोई ज्यादा मॉडल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है, उस पर इत्तफाक राय भी है और उस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात दोनों ने लिख भी रखी है, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी है, ये हमने बहुत पहले फैसला कर रखा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान बिल्कुल एक खत्ते फासिल होगा, यानी ये अलग अलग होंगी। तो ये एक दफा फिर इनको अमेलगमेट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस का तबादला अगर बदनीयती पे मबनी ना हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है जी। हिंदुस्तान में भी हाई कोर्ट के जजों के तबादले होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सेफ गार्ड बिल्ड इन करना चाहिए, उसके अंदर कुछ शराइत होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हुकूमत जिसको चाहे उठा के दूसरे सूबे में भेज दे, उससे तो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे बुरा फर्क पड़ेगा। सही। और अब ये जो एक और अहम तरीन जो पहलू है वो आर्टिकल 243 है, ये इसका जिक्र बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में किया है, उसके बाद से चर्चा है सोशल मीडिया पे कि आखिर क्या होने लगा है। क्या आपको लगता है इसमें अमेंडमेंट हैं, और जो अभी तक लाइकलीहुड पे चीजें सामने आई हैं उनको सामने रखते हुए हम ज्यादा अगर स्पेकुलेट भी ना करें, क्या आपकी रिप्रिकॉशन नजर आती है आपको आर्टिकल 243 में अगर अमेंडमेंट्स होती हैं इसकी? तो देखिए, एक चीज जो सरकार ने वजीर ममलकत बनाए कानून ने एक टॉक शो के अंदर बात करते हुए कही थी कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे की जो तकर्री हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहते हैं। वो एक तो ये वजह उन्होंने बताई, लेकिन और कोई वजह नहीं बताई। अब और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन आपने जैसे कहा, मेरे ख्याल में फौज का मामला जरा सा नाजुक होता है तो हम उस पर स्पेकुलेट ना करें, 1-2 दिन में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सही। लेकिन साथ में अहमद साहब, क्योंकि आप जमहूरियत पर, पार्लियामानी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट की कार्रवाई पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये 27वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के हवाले से ये जमहूरियत को मजीद मजबूत करेगी या जमहूरियत को मजीद कमजोर करेगी, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेगी, कमजोर करेगी? क्या लगता है आपको, ताकत का बैलेंस है वो किस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? इसका दारोमदार इस बात पे है कि ये पास किस तरह से की जाती है, क्या लोगों को मशवरा में शरीक किया जाता है जेन्युइनली, क्या उनके साथ मकालमा होता है और उनकी बातों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या इसको बस एक अचानक जबरदस्ती अपने पार्टी के डिसिप्लिन के बलबूते पे पास कर लिया जाता है। वो होगा टेस्ट डेमोक्रेसी का। अगर आपने मशवरे से किया है और 2/3 मेजॉरिटी को आपने वॉलंटरली हासिल किया है तो फिर ये जमहूरी अमल है
कुछ चीज़ों से हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जमहूरी तरीके से पास हो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बहुत थोड़ा टाइम दिया, कोई बहस का मौका ही ना दिया, मकालमा भी नहीं किया, तो फिर ये बिल्कुल गलत होगा। और मेरे ख्याल में ये आर्टिकल 140A के अंदर जो तरमीम की बहुत सख्त जरूरत है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, वो ना किया तो वो भी मेरे ख्याल में बड़ी गैर जमहूरी बात है। मतलब उसमें कौन सी तरमीम की, यानी जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो फंड्स हैं लोकल गवर्नमेंट को, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो MQM मांगती है उसकी बात कर रहे हैं आप या मजीद उसके अंदर बहुत सी बातें हैं, वो तरमीम है, उसके अंदर एक शेड्यूल है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स जो होंगे ये लोकल गवर्नमेंट के तहत होंगे। फिर उनको ये भी कहा गया है कि इनके टेन्योर की जमानत दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि 2 साल के बाद आपने इनको चलता किया। फिर ये भी उसमें अंदर जमानत होगी कि इलेक्शन उनकी मियाद पूरी होने से पहले इलेक्शन हो जाए, यानी 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि कोई दरमियान में वक्फा ना आए। और फिर ये कि कम से कम एक गारंटी हो कि इतने % डेवलपमेंट फंड्स का वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च होगा, जो वूमन 35% होता है। तो इस तरह की कुछ गारंटीज हैं उस लॉ के अंदर जो कि इस वक्त उनको हासिल नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सबको मुतालबा करना चाहिए कि अगर ये तरमीम हो ही रही है तो कम से कम वो तो इसमें शामिल हो। सही, लेकिन ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की एफर्ट है, फिर ये तासुर से जायल हो जाएगा अगर ये 2 चीजें हो जाए। जी हाँ, ये हो जाए तो कुछ लगेगा कि अवाम के लिए भी कुछ करने के लिए कुछ हो रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन कर अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू आपने तफसीलन सुनी। ब्रेक के बाद कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर प्रोग्राम में साथ होंगे। जो MQM के मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, PTI के खदशात हैं, पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं, जो भी इस वक्त कंसर्न्स हैं, वफाकी हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सोचती है, 27वीं आईनी तरमीम का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, 18वीं आईनी तरमीम क्या रोल बैक होने जा रही है, NFC अवार्ड के हवाले से अहम तरीन सवालात, क्योंकि फाइनेंस और इकनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात भी होगी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर भी बात जरूर करेंगे कि SIFC पर और खास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI मल्टीनेशनल्स के एग्जिट होने के बाद, उस पर वफाकी हुकूमत क्या सोच रखती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं। कैसर शेख साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। कैसर साहब फरमाएं कि पहले तो जो NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम और 27वीं तरमीम जो इर्द गिर्द इसके बहस चल रही है, ये पहले फरमाएगा कि 18वीं आईनी तरमीम बजाते खुद उसमें कोई नुक्स था या उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई नुक्स था, क्या उसमें रद्दोबदल या चेंजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका अपना मौक़िफ़ क्या है? मेरा ज़ाती मौक़िफ़ देखिए ना, बात यह है कि अभी तक पार्टी में कोई डिस्कस नहीं हुआ या हमें पता नहीं लगा। कल मैं ज़रूर गया हुआ था सेनेट में अपने बिल के लिए, हमारा आसान कारोबार का बिल था सेनेट में, पहले वो कौमी असम्बली में पास हो गया था। उसमें हम ये कर रहे थे कि जो पाबंदियाँ हैं, जो लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जो मुख्तलिफ इजाज़तें हैं, क्योंकि वो उनको ख़त्म कर रहे थे, वो मतलब हो गया, बिल कल पास हो गया। तो उस सिलसिले में गया हुआ था, तो वहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी तफसील से ये बात बताई है कि कुछ चीज़ें जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किए हैं वो उसमें हकीकत है, वो इन्होंने बताया कि इस पर डिस्कस हो रहा है। अब डिस्कशन पूरी तफसील उन्हें बताई कि इस तरह तो नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल वो 18वीं 27वीं तरमीम इस तरह हो जाएगी। तो पहले वो कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि सेनेट में रखा जाए तो सेनेट में शुरू करवा देते हैं इसकी कार्रवाई। लेकिन जो पार्टियों से हमारी एलाई पार्टियां हैं उनसे लिया गया कोई कंसेंसस लिया गया। जो हकीकत तो ये है, मेरे अपनी ज़ाती आपने राय पूछी है, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि ये 18वीं तरमीम में जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे वो रिज़ल्ट तो नहीं आए। हम चाह रहे थे कि सूबों के पास इख्तियारात गए, उसके तमाम तालीम के या सेहत के भी अखराजात उनके पास थे। बड़े NFC अवार्ड में काफ़ी बड़ा उनको फ़ंड मिलते हैं। क्या हुआ क्या
क्या हमारे यहाँ कोई तालीम में क्या रिज़ल्ट आए, हमारे यहाँ सेहत में क्या हुआ। लेकिन एक तरफ तो हमारा ही दोस्त मुल्क है चाइना में, वहाँ कोई पिछले 53 साल से 53 ईयर से 1972 से जा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि 700 मिलियन लोगों को, 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गर्भत से निकाल दिया। उनके यहाँ जमहूरियत भी इस तरह नहीं है जो हम जमहूरियत का जो अंदाज हमारे यहाँ है, उनके यहाँ कोटे भी इस तरह नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि रिज़ल्ट क्या है। लोग हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अभी सैलाब आया, मेरा तो चनियोट का इलाका है, हर 6-7 साल बाद वहाँ सैलाब आ जाता है। 2 लाख लोग अपने घरों से निकल के सड़कों पे टेंट लगा के सोए रहे 15 दिन। अब हम हुकूमतें क्या कर रही हैं, सूबाई हुकूमतों ने क्या रिज़ल्ट दिए। अगर यही 18वीं तरमीम के रिज़ल्ट आने थे कि लोगों को अगर हमने ना सेहत का बेहतर करना है, ना तालीम की बेहतर करना है, और फंड लेने चंद शहरों में लग जाने हैं, तो ये तो कोई नहीं था ना। ये महसूस किया गया कि सूबों ने बेहतर तरीके से लोगों के बेनिफिट के लिए ये फंड खर्च नहीं किए। और इसी तरह हमारे यहाँ बाकी अफवाज में देखिए, हमारी अफवाज को मजबूत होना है। आज 4 दिन की जंग हुई है इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया की नीतियाँ तो हमारे साथ ठीक नहीं है ना। अब उनका सूरत हाल ये है कि हमारा टोटल डिफेंस का बजट 9 अरब डॉलर है। इस 9 से 10 अरब डॉलर इस बजट में जो जून 25 में बजट हमने पास किया, उसमें हमने 10 अरब डॉलर के करीब डिफेंस का बजट बनाया, और इंडिया का बजट 90 अरब डॉलर है। एक वक्त था कि उनका बजट हमसे 4 गुना होता था। 2016, 15, 16, 17 में भी हमारा 10 अरब डॉलर था तो उनको 40 अरब डॉलर था। वो 10 से कम करते हुए हमने उसको 8 अरब डॉलर कर दिया था, वापस 10 अरब डॉलर किए। उन्होंने अपना बजट 40 अरब डॉलर से बढ़ा के 90 अरब डॉलर कर दिए। अब उनके साथ मुकाबला है क्या, आप समझते हैं कि, और फिर हमारे यहाँ जिसका दिल करता है वो इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ता है। तो इस तरह तो जो मैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहा हूँ जी, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वफाकी वजीर हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सारी हुकूमत कर रही है, लेकिन नेट रिजल्ट तो क्या मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन नेट रिजल्ट क्या अभी तक $5 बिलियन ये बताएं कि यानी इंटेंशनली जिस वक्त 18वीं आईनी तरमीम वजूद में आई या जो उसको तख्लीक दिया गया, इंटेंशन दुरुस्त थी, लेकिन शायद, और ये मेरिट पे अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड 18वीं तरमीम भी शायद दुरुस्त हो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज शायद हुए, जिसकी वजह से जो है वो उस तरह रिजल्ट नहीं आ सके। हम ये हम तज्जिया कर सकते हैं, ये समराइज, ये वाली बात हम कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये बात आप सही कही आपने, तज्जिया। लेकिन फिर हम ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम या 26th अमेंडमेंट या 28th अमेंडमेंट वो अगर बजाय खुद ऑन मेरिट सही हो, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह हो सकेगी? क्योंकि जब 18वीं तरमीम बजाते खुद सही थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई, तो ये लकूना और ये लूप होल तो है हमारे सिस्टम में। नहीं, लेकिन सूबों के पास ना वो शायद कैपेसिटी नहीं थी, या वो ट्रेनिंग नहीं थी, या जो कुछ उनके ज़िम्मे किया गया। आपके सामने है ना क्या रिज़ल्ट आया, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रिज़ल्ट हैं। अब कराची जैसे शहर में मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ सड़कों का जो हालत है, पानी मिलता नहीं है। मेरा मकसद ये है, और इसी तरह पंजाब में हर ज़िले तक तो नहीं डेवलपमेंट पहुंची ना। मैंने अपने ज़िले का आपको किया, तो इंटेंशन तो ठीक थी, मकसद तो ठीक था कि नीचे के लेवल पे जाके डेवलपमेंट का अखराजात हों। हमारे यहाँ क्योंकि बल्दियाती निज़ाम पंजाब में रहा नहीं, और उसकी वजह से सारे पावर तो सूबे के पास आ गए। तो सूबे में भी एक चीफ मिनिस्टर के पास मेनली, कोई भी सूबा हो उसके पावर होते हैं, लेकिन अगर सारे अखराजात खर्चे करने का भी उन्हीं के पास इख्तियारात हो, और ज़्यादा बहुत कम होता है कि वो इलेक्टेड नुमाइंदों से भी राय ली जाती है। ये सिर्फ ये है कि उनको कोई फ़ंड दे दिए जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड हर ज़िले में बराबर बराबर खर्च होने चाहिए ना। जो डिस्क्रिशन होती हैं बहुत बड़ी हैं, डिस्क्रिशन जो चीफ मिनिस्टर्स की होती हैं, या तो सूबों को ज़्यादा किया जाता, और उनके तो या अब ये जो बल्दियाती सिस्टम है उसमें को बेहतर से नेट जो आपने क्रॉस किया ना, जो रिजल्ट निकाला कि इंटेंशन तो ठीक थी, लेकिन अभी $1 ट्रिलियन या $1000 बिलियन की इकॉनमी नहीं बन सकते ना। इसके लिए तो चाइना ने 35 साल डबल डिजिट ग्रोथ की है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ का मतलब 10% से ज़्यादा ग्रोथ की है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि दूसरे मुल्कों ने किस तरह तरक्की की है, और हमने अपने आप को ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। जो कुछ हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है,
हम ख़त्म कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम रेगुलेशंस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा, साहब ने हमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बताएगा उसके- सर, क्योंकि ये जो आपने खुद जिक्र किया इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमें रिफ्ट भी खत्म करने होंगे, बहुत से मामला होंगे, लेकिन जो रिसेंटली ट्रेंड आया, ये फाइनेंस मिनिस्टर से भी पूछा गया रिसेंट कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 दिन पहले जब बात की थी मीडिया से, कि जो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ग्लोबल स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं या जिस वजह से भी एग्जिट कर रही हैं, तो ये कितना डेट्रीमेंटल है? क्या हमें ये हमारे अपने हालात हैं या ये उनके ग्लोबल स्ट्रैटेजी शिफ्ट्स हैं जो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और हम किस तरह इसको रोक सकते हैं? ये इनखिला कितना डेट्रीमेंटल है फॉर द इकोनॉमी, फॉर आवर रिजर्व्स एज वेल, ये भी बताइएगा शेख साहब। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, काफ़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ थी उन्होंने एग्जिट किया है। वजह तो सीधी सीधी है कि हमारे यहाँ टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है। कारपोरेट टैक्स 28-29% है, फिर हमने 10% ये सुपर टैक्स लगा दी है, और फिर डिविडेंड के ऊपर टैक्स है। तो बहरहाल और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ फेडरल में अलग रेगुलेशन हैं, सूबे में अलग रेगुलेशन हैं, म्यूनसिपल लेवल पे अलग रेगुलेशन है, 3 जगह पे है, और फिर उसमें रेड टेपिज्म है। हमारे यहाँ चीज़ें मूव नहीं होती। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें लोग शायद ट्रेंड ही नहीं है इस तरह, हमने महसूस किया। और ये तो बहुत ज़्यादा मैंने खुद देखा है कि कोरिया ने, कोटरा उनकी थी, वो किस तरह अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ उन्होंने की है और किस तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो ये वाकई वो एग्जिट हुआ है। लेकिन कई नई कंपनियां देखें ना, अब जो नया प्राइम मिनिस्टर साहब आप देख रहे हैं कि बहुत हमने मेहनत की। अभी हम 2 महीने पहले चाइना में हमने एक कॉन्फ्रेंस की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 300 प्राइवेट पाकिस्तान की कंपनियां B2B के लिए चाइना गई और बहुत बड़े मिकदार में वहाँ MOU साइन हुए। वहाँ पे भी 500 का अपने खर्चे पे 300 कंपनियां गई, कोई खर्चा हुकूमत का नहीं था। उन्होंने अपनी रिहाइश खुद उन्होंने बर्दाश्त किए खर्चे, और उसके बाद कोई $1.5 बिलियन का जॉइंट वेंचर हुए, फिर कई बिलियन डॉलर के MOU, तो उनका आपस में रब्ता हो रहा है। ये रिसेंट फिनोमेना है। तो ठीक है कि कुछ कंपनियां जा रही हैं पाकिस्तान से, और वो मैंने वजूहत आपको बता दी जिसको हमें बेहतर करना है और कर रहे हैं। रेगुलेशंस को हमें ठीक करने के लिए ही मैंने आपसे कहा कि कल भी ये हमारा कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में ये आसान कारोबार का एक्ट जो है ये अप्रूव हो गया। उसके लिए हम एक बना रहे हैं एक अलग, आपने अभी जिक्र किया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, फिर दूसरा ये टैक्सेशन में जो टैक्स रिजीम में जो आपके मसाइल हैं, तो ये न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स को भी इस वक्त इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। अब मसला ये कि बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उन्होंने कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स भी बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, 7-8 वर्किंग ग्रुप्स के, वो वर्किंग स्ट्रेटजी वर्कआउट करें, लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना है। लेकिन एक तरफ SIFC है, बेशुमार पोटेंशियल की बातें हैं, कोई कह रहा है इतने रिजर्व्स निकल गए, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो एग्रीकल्चर पे हम बड़ा स्कोप था हमारा कि हम, तो वो रिजल्ट जो आने चाहिए थे FDI में, वो रिजल्ट कब तक हम मुयस्सर होंगे? हम कहें जी हाँ, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक कब पहुंचेगा, जो आप गुर्बत की बात कर रहे थे? देखिए, बड़ी अच्छी सारी बातें आप कर रहे हैं। देखिए, SIFC बड़ी मेहनत की है उन्होंने 3 साल, ये 2 साल से बनी हुई है, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और हमारा BOI का और उनका बड़ा तावन है। अच्छा। मैं दोनों का फेडरल मिनिस्टर हूँ, SIFC का फेडरल मिनिस्टर भी मैं हूँ। तो मेहनत हो रही है और राइट डायरेक्शन पे हो रही है, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट जो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है। कोशिश हो रही है, परसेप्शन बेहतर हुआ है, लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ बेहतर हो गई है हमारे, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। मिनरल्स की तरफ नई तवज्जो है पाकिस्तान में। मिनरल्स की तरफ पहले अट्रैक्शन इतनी नहीं थी। रिकोडेक का फाइनल हो रहा है, तकरीबन हो गया है वो रिकोडेक जो, और इसी तरह हम कर रहे हैं चाइना की कंपनियों के साथ, कई उनको ज़मीन दे रहे हैं हम। जो SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हमने बहुत बड़ा ये नए जो है ना वेंचर, कराची के करीब 6,000 एकड़ ज़मीन है हमारी, और स्टील मिल वाली, उसको भी हम दे। तो ये हम कोशिशें तो जारी हैं, और इसका रिज़ल्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं। अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, और हमें कुछ अपने आप को और बेहतर करना है। बिजली के रेट्स हमारे ऊंचे हैं,
उसको भी हम पावर के लिए भी कई लोगों ने सोलर सिस्टम के लिए अपना ये किया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी प्रोसेस में है और SIFC और BOI के तामन से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह तवज्जो से ये काम हो रहा है इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ेगी और कई नई कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी। और बॉटम लाइन बहुत अच्छी है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि बेस्ट रही है पूरे क्योंकि आप इसमें आज प्राइवेटाइजेशन का जिक्र भी किया है हमारे वज़ीर खजाना ने, 24 इदारों का जिक्र किया है, PIA को कहा है कि प्राइवेटाइज करेंगे। तो आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ऑन पेज है, ऑन द सेम पेज है विद द मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या टारगेट्स है, किस तरह से, कौन से इदारे हैं, क्या इनफ्लोस के टारगेट क्या है अगर मैं इस तरह पूछूं, और किस तरह टाइमलाइंस मीट होंगी? खासतौर पर PIA के केस में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, काफ़ी डेट्स आई, डेट्स गई, कैसे ये सब कुछ मटेरियलाइज होगा इवेंचुअली? गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस बारे में? जी हाँ, कैबिनेट में ये देखिए ना, सारे इदारे मिल के होते हैं, सारे मिनिस्टर्स जो है वो कैबिनेट का हिस्सा होता है, वहाँ पे कलेक्टिव डिस्कशंस होती हैं। यही तरीकाकार है फेडरल गवर्नमेंट का कि एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, पूरे फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। तो ये मिल के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन भी है। अभी तक उसमें भी वो खातर खा देखिए हम कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन है, मेहनत हो रही है और हम उसकी तरफ तवज्जो पूरी भरपूर कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि अभी तक कोई रिज़ल्ट आ गए हैं, रिज़ल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन करें और स्विच ऑफ करें तो उस तरह हो जाता है। इसमें तो समझने के लिए देखिए ना काफ़ी अरसा लगता है। हम पॉलिसीज अभी कंसिस्टेंस कर रहे हैं, पीछे बहुत हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं थी, हमारे टैक्स के रेट ऊंचे थे, हमारी पावर का रेट महंगे थे। प्राइवेट सेक्टर भी मैं वहीं से तल्लक रखता हूँ। तमाम चैम्बरों को मेरी फैमिली ने प्रेसिडेंट, वाहिद फैमिली है जिसको ये डिस्टिंक्शन है कि वो कराची, लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर मेरी डायरेक्ट फैमिली प्रेसिडेंट रही है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके करीब हैं, वो दिन रात उनसे रब्ता रख। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जितनी स्मूथ चीज़ें होनी चाहिए थी, कोशिश के बावजूद वो पूरी हम नहीं कर पा रहे और करेंगे इंशाल्लाह। लगे हुए हैं, हम डिटर्मिन्ड हैं, हालात बेहतर होंगे। और गुर्बत जैसे आपने कहा ना, हमारी तो गुर्बत बढ़ गई है ना, और तो वही मैं कह रहा हूँ हर सूरत। लेकिन जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्काउंट रेट रखा है स्टेटस को 11% पे, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ कंसर्न का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लड्स का इतना एंटिसिपेटेड जो डैमेज था क्रॉस से वो इतना नहीं हुआ, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि फ्लड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है, ये भी कहा है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो लाइकली आएगा और जो रेंज बाउंड 5 to 7% था उसे शायद क्रॉस कर जाएगी। तो और अभी हालिया पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं, हम जिस गुर्बत की बात कर रहे हैं, हम जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको तो मजीद हिट लगती हुई नजर आ रही है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो आपको क्या नजर आ रहा है मईशत के लिहाज से? ये देखिए वाकई सैलाब बहुत बड़ा सैलाब था, इतना सैलाब नहीं है मेरा तो अपना इलाका, क्योंकि हर बार मैं देखता हूँ सैलाब का इम्पेक्ट जो है, मैंने आपको जिक्र भी किया चनाब के दरिया के बिल्कुल हम वहाँ पे साथ है और पूरा मेरा इलाका तकरीबन ज़्यादातर हल्का पूरा देहात में पूरा सैलाब में रहा 15-20 दिन और बड़ी तकलीफ में उन्होंने गुजारे हैं। तो उसका इम्पेक्ट अल्लाह के फजल से ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने जानी नुकसान कम हुआ कि या हुआ ही नहीं, हमारे इलाके में तो नहीं हुआ कि पहले ही वार्न करके ज़बरदस्ती लोगों को और जानवरों को निकाल लिया गया। तो उसके बाद वहाँ जो मकानात भी थे ना पिछले सैलाब की, वो जो नताइज थे ना, उनको देखते हुए लोगों ने मकान ज़रा ऊंची जगहों पे शिफ्ट कर लिए थे। तो जो कच्चे मकान सैलाब से गिर जाते तो उसका भी नुकसान कम हुआ, लेकिन फसलों का कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी चावल की फसल और मकई की फसल ख़ास तौर पे हमारे इलाके में बहुत इम्पेक्ट हुआ है। लेकिन कंपैरेटिवली नुकसान एस्टिमेट मेरा भी यही है, मैं खुद वहाँ इलाके में बहुत ज़्यादा मैं रहा हूँ लोगों के पास सैलाब के दौरान, कंपैरेटिवली नुकसान कम हुआ है और ये अल्लाह का करम है। लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन तो थोड़ा बड़ा है और बढ़ता भी है इन्फ्लेशन इन हालात के बाद। इंटरेस्ट रेट का ऊंचे होने से, पॉलिसी रेट के ऊंचे होने से इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी डिमांड है कि पॉलिसी रेट कम होना चाहिए और होना, उसके बगैर तो देखिए ना नहीं हो सकती ना, कि जो रिज़ल्ट उससे बेहतर होंगे तो कोई रिस्क लेगा। अब कारोबार करना कोई आसान तो काम नहीं है,
उसमें नुकसान के भी रिस्क होते हैं और फिर नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है। लेकिन नई इन्वेस्टमेंट के लिए हमने SEZ का जो इंसेंटिव रखा है ना, उसमें काफ़ी बेहतर पाकिस्तान में प्रॉस्पेक्ट्स हैं और बहुत बड़े मकदार में हर इलाके में SEZ बन रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस रिस्क की आप बात कर रहे थे इंटरनल, आपको नहीं लगता कि ये 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त जब ऐन हम अफगानिस्तान और भारत की जो जंग है और कशीदगी के हमारे खदशात ज़्यादा हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी, ऐन इस वक्त में ये 27वीं आईनी तरमीम जो है इस रिफ्ट को मजीद बढ़ा सकती है? इंटरनल पॉलिटिकल डायलॉग तो होगा, लेकिन साथ में केओस भी होगा, अनसर्टेनिटी भी होगी, और उस अनसर्टेनिटी का दुश्मन फायदा उठा सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, जैसे माजी में भी उसने किया है। तो वाज इट द राइट टाइम, अगर मैं इस तरह पूछूं तो? जी नहीं, देखिए, ये पहले आप यकीन रखें कि सब के मशवरे के साथ ये तरमीम होगी और पार्टियों हमारे साथ शामिल रहेंगी, तो अगर तब ये तरमीम होगी 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली की और इलेक्टेड लोगों की, और 2/3 जो सेनेटर्स हमारे ऑनरेबल सेनेटर्स हैं सेनेट में, उनकी। तो बस आज मैंने, क्योंकि हमारा इजलास है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर और तफसील से बातें जारी रहें। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से कैसर अहमद शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वफाकी वज़ीर, अहम तरीन मामलात पर आपने बात की। पाकिस्तान के जो मजमूई सियासी माहौल, माशी माहौल और 27वीं आईनी तरमीम, उसके इर्द गिर्द जो बहस है, और ख़ास तौर पर क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद 18वीं तरमीम रोल बैक हो जाएगी, NFC अवार्ड से मुतल्लिक जो लोगों के जहनों में खदशात हैं, उन पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल, नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना ख्याल रखिए।